नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास अहम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए खास पैनल के साथ। क्या कुछ खास है आज के एजेंडे पे, सबसे पहले नजर इस पर। झारखंड और जम्मू कश्मीर में मंगलवार को होगी मतगणना। सियासतदानों की धड़कनें हुई तेज, अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। पुराना जनता परिवार जंतर मंतर पर आया एक साथ। लालू ने माना मुलायम सिंह को अपना नेता। 6 दलों के एकीकरण का प्रस्ताव हुआ पास। बड़ा सवाल, क्या वक्त का तकाजा भांप कर एक पार्टी में समा सकते हैं जनता परिवार के नेता? चलिए, दो खास एजेंडे हैं आज के लिए। पहला एजेंडा झारखंड और जम्मू कश्मीर। जी हां, कल यहां पर मतगणना शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से, और सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी, और 8:30 बजे के बाद ईवीएम और पोस्टल बैलेट अगर खत्म नहीं होते हैं अगर मतगणना, तो वो दोनों एक साथ ही चलेंगे। क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं और जो पिछले 1-1.5 महीने की जद्दोजहद जम्मू कश्मीर और झारखंड में देखने को मिली है, उसका असर क्या होगा, इन तमाम मुद्दों में बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नेहा शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता। हमारे साथ जगदीश नेहरा जी हैं बीजेपी से। हमारे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, पहले चर्चा जो है झारखंड से शुरू करते हैं। पिछले 1-1.5 महीनों में हमने हर सीट, हर बूथ पे अलग अलग तरीके से नज़र रखी, तमाम रिपोर्टर्स के जरिए। क्या कुछ फैक्टर्स वहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रही। लेकिन अब कल फैसले का दिन है। स्थितियाँ, परिस्थितियों को देखते हुए, एग्जिट पोल को देखते हुए, क्या कुछ आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं? क्या कल कुछ होने वाला है? बिल्कुल 40 दिनों का ये यात्रा चली और अब अपने मकाम पे आ गई है। इसको जैसे देख सकते हैं आप कि जैसे ही 5वें चरण और आखिरी चरण का चुनाव हुआ, उसके साथ ही अपने अपने 3-4 सर्वे आए और उन सब में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की तरफ जाते हुए दिखाया गया। वो ग्राउंड पे जाकर के भी ऐसा लग रहा था कि एक वेव चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया कि बहुत मार्जिन दिखाया गया, कुछ सर्वे ने 62 दिखा है 81 में से, तो फिर बाकियों के लिए क्या बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन एक करंट दिखा मोदी का, और वहां नेतृत्व नहीं था, उसका एक नुकसान होगा जो आप पूछ रहे हैं कि वहां स्थानीय नेता, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था स्थानीय लेवल पर, और जो कैंडिडेट वहां अब तक काउंटर कर 2 चुनाव देखे हैं झारखंड बनने के बाद, पहले भी और ये तीसरा चुनाव था, तो उन दोनों चुनाव में स्थानीय वोट जो कैंडिडेट थे, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूती से पकड़ कर रखने वाले लोग थे, उन सब ने अपना कर्तव्य दिखाया। उन सब ने जब पिटारा खुला तो उसमें बड़े हैरत अंगेज नतीजे आए, और इसमें यह साबित हुआ कि जिन उम्मीदवारों की पकड़ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर थी, उन्होंने अच्छा किया था। तो अब आप सर्वे तो एक तरफ है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि बहुमत तो पाते हुए दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय जाते वक्त कुछ गलतफहमियां हुई थी, और उम्मीदवारों को लेकर के कई उसके पुराने उम्मीदवार नाराज थे। सोरेन सिंह जैसे लोग नहीं हो पाए, शामिल नहीं हो पाए, और कई दूसरे दलों से मजबूत उम्मीदवार खड़े हुए थे जिनके अपने वोटरों पे मजबूत पकड़ रही है। तो हो सकता है कि आसपास दिखे बहुमत के आसपास भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब कहा जा रहा है 62, तो एक थोड़ा सा हैरत अंगेज लग रहा है। इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, जेवीएम के कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो बहुत मजबूत हैं अपने स्थिति में, कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो अपनी पकड़ अब तक ढीली नहीं छोड़ पाए हैं और बेहतर करते रहे हैं। तो अचानक से सब कुछ इतना बदल जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जब हमने इस चुनाव की अभियान की शुरुआत की थी झारखंड की, तब सब लोग जो है मल्टीपोलर कह रहे थे, और 5वें चरण तक आते आते इसी कार्यक्रम में हमने कई बार चर्चा की कि अब काफी हद तक बाइपोलर हो गया है, द्विपक्षीय मुकाबला चल रहा है, जेएमएम वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है, बाकी पार्टियां थोड़ी पीछे होती हुई दिखाई दे रही थी। वजह आप क्या मान रहे हैं? आखिरी क्षण तक ये लग रहा था कि ये शायद हो सकता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए, जेएमएम काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अगर जेएमएम की जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पर नहीं खरा उतरती है, तो कमियां आप कहां देख रहे हैं? संसाधनों की लड़ाई में विपुल 2 पार्टियां ही दिख रही थी, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में होने का लाभ मिल रहा था, और भरपूर संसाधन की वजह से उसके किसी उम्मीदवार को इस किल्लत से नहीं जूझना पड़ा कि उसके लिए पताका कहां से आएगा,
गाड़ियां कहां से आएंगी, उसके पोलिंग एजेंट्स को कहां से पैसे मिलेंगे। बाकी 40 दिनों का जो लंबा चुनाव चला ना, तो कई ऐसे दल थे जो थक से गए थे। इसलिए आपको आखिर में आकर के लग रहा था कि आप जैसे मान लीजिए कांग्रेस को ही लीजिए, कांग्रेस के बारे में ये बात बाहर निकल के आई कि संसाधनों की कमी, दिल्ली से उसके पास पहुंचा कम। उसके अलावा कुछ लोग जेवीएम के बारे में, जेवीएम की स्थिति ये रही जो शुरू में माना जा रहा था कि एक मजबूत पार्टी रहेगी, वो भी काफी थके हुए लगे। 3 चरण के बाद लगा कि उनके यहाँ बिल्कुल संसाधन की कमी हो गई है। एक तो सत्ता में बहुत साल से नहीं थे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से एन पहले उसके कई विधायकों को अपने यहाँ कर करके और टिकट दे करके उसकी लगभग कमर तोड़ दी थी। तो उन सब चीजों को देखने को मिला संसाधनों के नाम पर। लेकिन फिर भी मैं इस बात पे स्टिक कर रहा हूं कि जो उम्मीदवार अपने मतदाताओं के बीच बेहतर छवि के रहे हैं और उनसे जुड़े हुए रहे हैं, झारखंड हमेशा से उनका साथ देता रहा है। तो हो सकता है कि अचंभित करने वाली बातें आए, कम संसाधन वाले लोग भी जीतते हुए दिखें, ऐसा हो सकता है। चलिए धर्मानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अगर एग्जिट पोल को सही मानते हैं, तो क्या वजह क्या मानते हैं? क्योंकि 14 सालों के इतिहास में झारखंड के करीब 9 साल 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उसके बावजूद बीजेपी विकास की बात कर रही थी, बीजेपी वहाँ की गरीबी की बात कर रही थी, बीजेपी ये कह रही थी यहाँ पर तमाम खनिज संपदा है लेकिन लोग गरीब हैं। अगर एग्जिट पोल अगर सही होता है तो कारण क्या मानते हैं आप जिसकी वजह से लोग जो है उस बात को समझ पाए या जुड़ पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शासन उसी ने किया था? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो झारखंड की जैसे बात आप बार बार कर रहे हैं, पहली बात तो मैं एग्जिट पोल के जो सर्वे या कह लीजिए या एग्जिट पोल के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो अभी तक के जितने भी पिछले कम से कम 4 चुनाव मैं कह सकता हूं, ऐसे मैं देख चुका हूं, जिसमें सबसे ज्यादा क्रेडिबल एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आज तक किसी ने दिखाए हैं तो वो चाणक्य ने दिखाए हैं। और ये जो भविष्यवाणी 60 की, जैसे अभी आलोक जी कह रहे थे, 61 सीट्स बीजेपी को वो दे रहे हैं चाणक्य वाले जी, और प्लस माइनस 8। मुझे लगता है कि जो उनकी अब तक की क्रेडिबिलिटी है उसको देखते हुए ये तो निश्चित है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। जी। आपने यहाँ क्या डिस्कशन किया, झारखंड का क्या किया, क्या नहीं किया, जेएमएम का क्या किया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां से जो हमारे पास रिपोर्ट आती रही है, जो मेरे साथियों से वहां पे बात होती रही है, अभी थोड़ी देर पहले बात यहाँ पर भी हो रही थी कि नरेंद्र मोदी का जो इम्पैक्ट है, जो अंडर करंट है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे साथी गेज करने में, उसको समझने में कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। और सांथल परगना जैसे इलाके में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन अपनी रैली में बिल्ड करना और इतना जन समुदाय को वहां पे संबोधित करना, उनका वहां पर आना, ये एक अंडर करंट जो झारखंड में है, जो पूरे देश के अन्य प्रदेशों में भी चल रहा है। जो सवाल था वो ये था कि आखिर में 10 साल शासन के बावजूद मैं लोगों ने इस बात को मैं भरोसा वहीं क्यों पर किया? आ रहा हूँ। आप पहले मेरे को अपनी पूरी बात कहने देंगे तो उसमें आ जाएगी ये बात जो आप कहना ब्रेक का वक्त हो रहा था। मेरे को लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके अंदर से निकल के आएंगी। जो आप कह रहे हैं वो यहाँ पर भी भाजपा ने राज किया है, केंद्र में भी, हर प्रदेश में किया है। ये सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा बात है, वो जो गठबंधन की मजबूरियों को लेकर आज तक चर्चा चलती रही है। गठबंधन की मजबूरियों को लेकर किसी को भी आप क्रेडिबिलिटी उसकी जो है उसको उस ढंग से नहीं माप सकते हैं जिस प्रकार आप अब जैसे पूरी मेजॉरिटी की जब सरकार आ जाती है उस तरह से नाप सकते हैं। आप अगर देखें कि हरियाणा जैसे, महाराष्ट्र जैसे, जो अभी आलोक भाई बात कह रहे थे कि वहां की लीडरशिप कोई नहीं है, कोई उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया। हरियाणा महाराष्ट्र आपके सामने एग्जांपल है। नहीं, हरियाणा महाराष्ट्र में सरकार थी नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं ये कह रहा हूं कि वहां भी लीडरशिप नहीं, उन्होंने प्रोजेक्ट की, फिर भी वहां पर मतलब सरकारें बन गई हैं। मेरा ये कहना है कि अब जो परिस्थितियां हैं वो मोदी मैजिक है, और मोदी मैजिक का इंपैक्ट मेरे को लगता है कि झारखंड में लग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर घटना चक्र में, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद झारखंड चलेंगे। झारखंड से हमारे साथ बीजेपी नेता दीनदयाल बनवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। 12 घंटे के अंदर अंदर मतगणना शुरू हो जाएगी। झारखंड और जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम अभी बात कर रहे हैं झारखंड के ऊपर। नीरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता। हमारे साथ जगदीश नेहरा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। आलोक कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। दीनदयाल बर्नाल जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, झारखंड से बीजेपी के नेता। लेकिन बातचीत करने से पहले जरा आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जी हाँ, 23 दिसंबर के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन झारखंड के लिए ये दिन सबसे बड़ा है। कैसे, जरा इस खास रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कल यानी 23 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन। खगोल विज्ञान के मुताबिक इस दिन रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा। लेकिन झारखंड के लिए ये दिन बहुत बड़ा और बहुत निर्णायक साबित होने वाला है। लगभग 1.5 महीने की चुनावी कसरत के बाद सभी दल, सभी दिग्गज इंतजार कर रहे हैं कल की उस घड़ी का, जब जनता के हाथों ईवीएम में कैद उनकी किस्मत का फैसला होगा। तो वहीं जनता भी बेताबी से इस घड़ी का इंतजार कर रही है। कल सबसे छोटा दिन है और ये झारखंड के लिए सबसे बड़ा दिन कल का है और हम समझते हैं कि कल का दिन झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है और एक नई दिशा तय करेगी इतिहास। चुनाव बाद सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी बेहद उत्साहित है और उनके नेता आत्मविश्वास से लबरेज। लिहाजा बीजेपी कार्यालय गुलजार है और कार्यकर्ता भी नतीजों का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और कल हम जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है। दूसरी ओर हमारी भी जिम्मेदारी कल से और बढ़ जाएगी। जब हम यहाँ सत्ता में आएंगे तो हमने जो वादा किया कि आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, हम आपको संपूर्ण विकास देंगे, तो कल इसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। कल हम इसको सेलिब्रेशन को कल हम पूरे दिन मनाएंगे यहाँ पे। सीएम सोरेन चुनावी थकान मिटाकर रिलैक्स तो दिख रहे हैं, लेकिन कल का इंतजार तो सीएम साहब को भी है। सीएम सोरेन के अपने दावे हैं, अपने आंकड़े हैं। तमाम सर्वेक्षणों को खारिज करते हुए सीएम साहब ने जेएमएम की जीत के अपने आंकड़े भी पेश कर दिए। यहाँ सभी लोगों का मेहनत जुड़ा हुआ है और सभी लोग अस्वस्थ हैं, हम भी अस्वस्थ हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम लोग अस्वस्थ होते हैं और हम लोग भी अस्वस्थ हैं। 23 तारीख का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं बेसब्री से। राज्य की एक और पार्टी यानी जेवीएम के घर उतनी चहल पहल तो नहीं है, लेकिन 23 दिसंबर का इंतजार वैसा ही है। हालांकि पूर्व सीएम मरांडी साहब के पास न तो अपनी जीत के दावे हैं, न ही आंकड़े। हाँ, एग्जिट पोल की बात छेड़ी गई तो कुछ दार्शनिक अंदाज में बयां किया कि उनकी सेना कर्म में यकीन रखती है, फल की चिंता में नहीं। मैं आंकड़े के जाल में मैं कभी भी, चूंकि हम कोई ज्योतिष नहीं है, सब तो ईवीएम में बंद है, ना कोई हम पॉलिटिकल विश्लेषक हैं। हम तो सिर्फ परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं कि भाई परिश्रम करो, मेहनत करो, और जनता से कहते हैं कि आप हमें सेवा करने का मौका दें। कल का इंतजार तो उनको भी है जिनको सर्वे में ज्यादा कुछ नहीं मिला। आरजेडी इस बार कांग्रेस और जेडीयू के साथ मैदान में है। आरजेडी को अपनी जीत का भरोसा हो न हो, लेकिन प्रतिद्वंदी यानी बीजेपी के सत्ता में न आने का पुख्ता यकीन है। लिहाजा अपनी जीत के लिए न सही, सर्वे की कसौटी की जांच के लिए इंतजार किया जा रहा है। छोटा दिन होने से मतलब नहीं है, पूरे 5 साल के लिए बड़ा दिन होगा कल का। 5 साल किस तरह से यहाँ के झारखंड की समस्याओं को, जो विगत 14 साल से लंबित पड़ा हुआ है, उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए और अगले 5 साल झारखंड राज्य के लिए कौन सी नई काम की जाए, इसकी कल इतिहास लिखी जाएगी 5 साल के लिए। यानी कि मानते हैं कि बहुत बड़ी दिन है कल के। हाँ, निश्चित रूप से, अध्याय की शुरुआत। निश्चित रूप से मैं इसे मानता हूँ, बड़ा दिन है कल। दिन छोटा होने से नहीं होता, दिन बड़ा है झारखंड के लिए। कल का दिन खगोलीय नजरिए से भले ही साल का सबसे छोटा दिन हो, लेकिन झारखंड के लिए ये दिन बहुत बड़ा है, बहुत अहम है।
लिहाजा इस छोटे से दिन का बड़े बड़े दिग्गजों को भी बेताबी से इंतजार है। कल का दिन हिंदुस्तान के लिए छोटा दिन जरूर होगा, लेकिन झारखंड के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है और सबसे बड़ा दिन है। 14 सालों में जो विकास की गति रुकी हुई थी झारखंड का, कल से एक नया अध्याय का शुरुआत होगा और झारखंड में एक नई सरकार बनेगी। जिस तरह से लोगों ने उम्मीद लगाकर मत दिया है, वह वोट की प्रतिशत बढ़ाया है, निश्चित ही झारखंड के लिए एक नई दिशा व दशा तय करने वाली सरकार का कल गठन होगा। ऐसे लोगों की, यही लोगों की उम्मीद है। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सिन्हा, जैन न्यूज, रांची। चलिए, दिन छोटा जरूर है खगोल शास्त्र के अनुसार, लेकिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे साथ दीनदयाल जी जुड़ चुके हैं झारखंड से, रांची से हमारे साथ हैं। दीनदयाल जी, अब क्या स्थिति लग रही है? तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं और वो आंकड़े कहीं ना कहीं आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये आंकड़े आपके पक्ष में जाते हैं, अब असली नतीजे तो कल आएंगे, तो आप जरा ये तो अब तो बता दीजिए कि आखिर में चेहरा कौन होगा वहां पर मुख्यमंत्री का? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। यह विषय भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे आपस में जी, और ये तय कर लेंगे कि किन्हें झारखंड का बागडोर सौंपा जाए जी। विषय ये नहीं है कि बागडोर कौन सौंपे, किन्हें मिलेगा जी। विषय यह है कि झारखंड को कैसे दूरगामी परिणाम देना है जी। 14 वर्षों तक झारखंड में जो भी विकास हुआ है उससे न जनता संतुष्ट है और न भारतीय जनता पार्टी के। 10 साल तो आप भी सत्ता के हकदार रहे, सत्ता के भागीदार रहे। देखिए, परिस्थितियां निर्भर करती है जी। आज आप आंकड़े निकाल रहे हैं जी, तो आप भी को भी दिखाई दे रहा है जी कि झारखंड में एक अस्थिर और एक दृढ़ सरकार बनने जा रही है। जी। जो विगत दिनों में 14 वर्षों में इस झारखंड ने देखा है जी। कभी कोई रूस जा रहा है, कभी किसी को तकलीफ हो जा रही है, तो इससे झारखंड में कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण बना जी जो कि इसके दिशा को कैसे तय किया जाए इसमें परेशानी आई है। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जनता ने आज नहीं, जनता ने बहुत पहले से ही मन बना लिया था कि इस बार झारखंड को एक स्थिर सरकार देंगे और एक दृढ़ और ऐसी सरकार देंगे जो कार्य करेगी। 14 वर्षों का एक बाल काल समझिए झारखंड का समाप्त होने जा रहा है जी। और एक युवा राज्य की तरफ प्रवेश कर रहा है और यही एक समय होता है। इस बाल काल में आपकी तरफ से कोई बचकाना हरकत हुई? हेलो, हाँ जी, इस बाल काल में आपकी तरफ से भी क्या बचकाना हरकत हुई? हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप दीनदयाल जी? हाँ हाँ, बोला जाए सर। जी, सवाल मेरा ये, आपने कहा बाल्यकाल समाप्त हुआ है, इस बाल्यकाल के दौरान आपकी पार्टी की तरफ से भी क्या बचकानी हरकतें हुई? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि परिस्थितियां ऐसी आती है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जो परिस्थिति के साथ इंसान कहीं न कहीं मोल्ड लेना पड़ता है। और आने वाले दिनों में जो भी ऐसी परिस्थितियां गुजरी थी, मेरे ख्याल से इस बार ने जनता ने बहुत उत्साह से और बहुत जिम्मेवारी से हम लोग को सरकार बनाने के लिए आगे आई है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आने वाले कल में हम एक बेहतर और एक बेहतर सुशासन के साथ एक अच्छी सरकार देने जा रहे हैं। पटवाल जी, आलोक कुमार बोल रहा हूं। एक सवाल है, ठीक है, आप जो 12 घंटे पहले ऐसी बात कर रहे हैं जो 12 घंटे बाद आने हैं, लेकिन आप उद्योग जगत से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हाथ में कमान सौंपी जाए तो उद्योग जगत का बेहतर विकास हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी में चाहे जिनका भी जिनको भी जिम्मेवारी मिलेगी, उद्योग जगत ही नहीं, उद्योग जगत, व्यापार जगत, किसान के कल्याण के लिए या जो भी कल्याण करना हो, या कोई एक उद्योग जगत और व्यवसाय जगत का नहीं है। झारखंड का संपूर्ण विकास की आवश्यकता है
वो चाहे जिस क्षेत्र से लोग हों, जिस क्षेत्र से आते हों, गरीब से गरीब किसान हो या एक व्यवसाय करने वाला व्यापारी हो या एक खनिज उत्पादन वाले राज्य से क्या उम्मीद किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी जिम्मेवारी आज अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्हें भी देंगे, मेरे ख्याल से बहुत जिम्मेवारी के साथ बड़नाल जी ये सवाल उठाना पड़ेगा और उठाएंगे। बड़नाल जी ये सवाल इसलिए है कि पिछले 14 साल में झारखंड में 28 औद्योगिक क्षेत्र बिहार के समय बने थे, उसके बाद एक भी नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाया है और भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक शासन में रही है, तो नया कुछ नहीं हो पाया, कोई भी एक कदम नहीं चल पाया। तो ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा आपकी नजर में जो ऐसा कर पाए? नहीं, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस राज्य को निर्दलियों ने भरपूर उपयोग किया है। एक एक निर्दलीय यहाँ पे राज्य को गिराने में, चमकाने में या जो भी समझ लीजिए, उन्हें जैसे मौका मिला उन्होंने इस राज्य को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इसलिए इस राज्य की जनता ने इस बार भरपूर समर्थन देकर एक अस्थायी सरकार, एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एक निर्णायक सरकार बनाने की ठानी है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले 5 साल बाद आप देखेंगे सर कि यह राज्य भी छत्तीसगढ़ की तरह, मध्य प्रदेश की तरह और महाराष्ट्र की तरह यह भी राज्य उसी तरह से जाना जाएगा। एक नंबर जब आप पूरे देश में देखेंगे कि भाई टॉप 3 में कौन कौन राज्य आता है, तो उसमें भी झारखंड एक नंबर पे आएगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए दीनदयाल जी, यहाँ पे नीरा जी कुछ कहना चाह रही हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता है, वो कुछ सवाल पूछना चाह रही है। पहले एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये तमाम जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसमें आपका जो गठबंधन है वो काफी पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी, और उसके बाद आप कुछ पूछना चाह रही थी वो आपका पूछ सकती है नीरा जी। जी तो हाँ बोला। मैं बस बर्नवाल जी से ये पूछना चाह रही हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए एग्जिट पोल्स अपने अपने आंकड़े देते हैं, चाहे वो चाणक्य हो या चाहे कोई और हो। ये जो भी आंकड़े होते हैं वो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी साइंटिफिक होते हैं। लेकिन मान लीजिए एक बार हम ये मान भी लें, उन्होंने कहा 61 सीटें आएंगी, 61 नहीं आती, मान लीजिए बहुमत में नहीं आती सरकार बीजेपी की और उनको किसी के साथ गठबंधन करना पड़े, तो मैं बर्नवाल जी से भी ये पूछना चाहती हूँ कि अभी इनके पार्टी के एक लीडर अजय मारू जी कह रहे थे कि अगर पूर्ण बहुमत हमें मिलेगी तो पूर्ण विकास होगा। तो बर्नवाल जी ये बताइए, अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है और झारखंड जो अब बाल्यकाल से युवा अवस्था में जा रहा है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से आपने पिछले 10 वर्ष जब आपकी सरकार सत्ता में रही, तब आपने जिस तरह से नोचा खचोटा इस प्रदेश को, बिल्कुल उसके विकास की तरफ कोई कभी भी ध्यान नहीं दिया, आपको लगता है कि अब आपकी सरकार अगर बनती है वहां पे, तो वहां की जनता पुराने समय को भूल पाएगी या आपको वहां पर मौका मिल पाएगा? जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि अगर वो नहीं बहुमत मिलेगी, पूर्ण विकास नहीं होगा, तो फिर ये कौन सी सोच है? मैं तो मुझे नहीं लगता। आप जिस तरह से आज ये बात कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी, बनेगी, तो देखिए अभी समय थोड़ा बाकी है, अभी 12-15 घंटे बाकी हैं, थोड़ा सा और रुक जाइए। कल जब रिजल्ट्स आ जाएं, तब आप जो कुछ, मेरा आपसे बस इतना निवेदन है, तब आप ये सब कहें तो ज्यादा अच्छा लगे। दीनदयाल जी, मैडम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कांग्रेस हताश न हो, ये हताशा का कारण है जो उन्होंने ऐसा सवाल किया है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा बर्नवाल जी। नहीं मैडम, मैं तो उन पोल्स पे विश्वास करती ही नहीं हूँ। पहले तो ये सुन लीजिए, मैंने सबसे पहले यही कहा कि वो साइंटिफिक होते ही नहीं है। नहीं, मैं आपकी बातें बहुत संजीदगी से सुना जी, तो प्लीज आप भी 2 मिनट धैर्य रखें। मधु कोड़ा की सरकार बनाकर झारखंड को जो सबसे ज्यादा अपने पीछे ढकेला है, यह त्रासदी कोई भूला नहीं है। कांग्रेस समाप्ति की ओर है और आज भी जो सरकार चल रही थी 14 महीना से, जिसे निष्क्रिय सरकार मान लिया गया था, उसका भी बागडोर कहीं न कहीं कांग्रेस के हाथों में है और थी।
बनवाल जी, सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की जनता अब दोबारा यह गलती नहीं करने जा रही है कि और किसी को भी यह बार्गेन करने का मौका देगी। हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की जिम्मेदार सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए बनवाल जी, मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ 12 घंटा बचे हैं। हाँ, 12 घंटा थोड़ा धैर्य रखें। बनवाल जी, आपके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और विकास करेगी, और ऐसे विकास करेगी जो आपको भी शायद विश्वास नहीं होगा कि झारखंड इतना तरक्की कर सकता था। बनवाल जी, चलिए आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस की मैं सराहना करती हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए, यदि आपको भूले चूके मौका मिल भी जाता है तो इसके बाद कभी भी आप जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। पहले रुक जाइए, कल 15 ये तो सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ आनी जानी है। मुझे लगता है कि मैडम कोई भी 10 वर्ष सरकार बने, बनवाल जी आप लोगों ने 10 वर्ष राज किया है, प्रश्न थोड़ी चलता है। ये तो काफी हो गया अगर वगैरह तो। जगदीश नेहरा साहब बहुत देर से हमारे साथ बने हुए, थोड़ा सवाल उनसे निकल लेते हैं। एक जगदीश नेहरा जी हमारे साथ बहुत देर से। नेहरा साहब, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे दीनदयाल जी भी इस बारे में, जब इतने कॉन्फिडेंट हैं आपकी पार्टी, और जैसा दीनदयाल जी भी बता रहे थे, क्यों नहीं कम से कम 2-4 नाम तो बताइए? क्या हर चीज क्या दिल्ली से ही चलेगी क्या? अब नहीं, दिल्ली से नहीं चलती भी हैं, और मेन है एमएलए बनने के बाद वो भी अपनी राय देते हैं जी, और दिल्ली भी अपनी राय देती है। उन दोनों का जो निचोड़ है उस हिसाब से जो अच्छा, सबसे अच्छा है, ईमानदार है, प्रदेश की तरक्की कर सकता है, तो उस आदमी को प्रधान मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो आगे भी देखना होता है भी ये आदमी सक्षम भी है या नहीं है। आज किसी का नाम ले, आदिवासी होगा या गैर आदिवासी होगा? आदिवासियों में भी सक्षम होंगे, तो यदि एमएलए और हाईकमांड दोनों चाहेंगे तो आदिवासी भी बन सकते हैं। आदिवासी कौन से पहले बने नहीं हैं, और आदिवासियों ने जैसा रिजल्ट दिया है वो आप लोगों के सम्मुख है, तो इसलिए उन्होंने जैसे नतीजे दिए उसी वजह से तो कहना पड़ रहा है कि गठबंधन की राजनीति ठीक नहीं है। तो इसीलिए आज जो बन रही है बीजेपी की सरकार है, उसके मुख्य 2 कारण ही हैं कि एक तो मोदी जी की जो ख्याति है वो, और दूसरा गठबंधन से सारे हिंदुस्तान तंग आ रहे हैं। आज केंद्र में इसीलिए बड़ी सरकारें हैं कि मोदी की जो ख्याति और साथ ही साथ जो है ये गठबंधन से लोग तंग आ चुके हैं। क्यों? गठबंधन की सरकारों ने भ्रष्टाचार फैलाया, अव्यवस्था फैलाई, सरकार को चलने नहीं दिया, और जो आप देख रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल से क्या हालत हुई, ये हालत को रोकने के लिए ही केंद्र में और प्रांतों में एक पूरी बहुमत मिल रहा है बीजेपी को, और इसी वजह से मिलेगा बहुमत झारखंड में भी। जी दीनदयाल जी, ये तो बता दीजिए आदिवासी गैर आदिवासी, क्योंकि हरियाणा में जैसे एक जो ट्रेंड बना था वो ट्रेंड टूटता हुआ दिखाई दिया, गैर जाट मुख्यमंत्री, वहां पर गैर मराठा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, तो क्या इस बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? हेलो जी दीनदयाल जी। हाँ, नहीं, देखिए, यह जात पात की राजनीति नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक योग्य मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कृपया इस तरफ झारखंड को ना मोड़े, ना आदिवासी की तरफ, ना गैर आदिवासी की तरफ। कितने योग्य लोग हैं? पार्टी को जो योग्य नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि आने वाले कल दौड़ में कितने योग्य लोग हैं जो राज्य को विकास दे सकते हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा जाएगा। चलिए बहुत संक्षेप में छोटी छोटी टिप्पणी लेते हैं, फिर जम्मू कश्मीर पर चर्चा शुरू करते हैं। धर्माणी साहब, क्या जो अब तक का ट्रेंड रहा है जब से बीजेपी सत्ता में आई है, क्या इस बार भी मान के चले कि जिस तरीके से ट्रेंड रहा है कोई गैर आदिवासी को कमान सौंपी जा सकती है? देखो, मैं एक बात जो आप बार बार पूछते हैं, हाँ, मुझसे यहाँ के कई जितने ही पैनलिस्ट आते हैं कई बार सहमत नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है जनता ने जिसको चुना वो निर्णय ले कि आगे क्या होने वाला है, और यहां पर हम सब इस बात से एक मत हैं, जितने सर्वे हैं उससे एक मत हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। अगर नरेंद्र मोदी कोई अपना
वहां पर डिप्यूट करता है कि यह मुख्यमंत्री होगा, इसमें गलत क्या है? ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, ये मेरा मानना है। हाँ, उसमें विधायकों का जो मत है वो उसको कंसीडर करते हैं, ये एक अच्छी बात है। पर ये कहना कि ये ऑटोक्रेसी है, सेंट्रलाइज है, ये सब फ्यूचर के क्वेश्चन है। जनता ने उनको एक बार केंद्र में बहुमत दिया है, प्रदेशों में उनके नाम पर बहुमत दे रही है, तो उनको ये निर्णय लेने का अधिकार मुझे लगता है कि लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। आलोक जी 10 सेकंड में आप मुख्यमंत्री के पद पर अपनी राय रखें, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। एक बात तो दिख रही है वहां साहब कि भारतीय जनता पार्टी इस पर वहां नया प्रयोग करती हुई नजर आ रही है कि झारखंडी व्यक्ति होगा, लेकिन संभव है कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी बड़े आदिवासी चेहरे को सामने रखकर के ये चुनाव नहीं लड़ा है। जबकि ये विपरीत होगी उस धारणा के कि जब ये झारखंड राज्य बना था तो ये बात को लेकर के बनाया गया था कि इसका नेतृत्व हमेशा से आदिवासी करेगा, लेकिन क्योंकि आदिवासी कल्याण के लिए बनाया गया था, बिहार से अलग हुआ था कि आदिवासी इलाके ठीक से विकास नहीं कर पा रहे थे। ऐसी संवादन की बाध्यता नहीं है, सिर्फ आदिवासी ही बने। इस बार दिख रहा है कि कोई गैर आदिवासी वहां का मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए अब बात यहीं से मुद्दा चेंज करते हैं और जम्मू कश्मीर की तरफ जरा रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने इस बार पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो है जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और लगातार मिशन 44+ की बात करती रही। धर्माणी साहब, जम्मू कश्मीर में स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष में हो सकता है बैठने का मौका मिले इस बार भारतीय जनता पार्टी को, और 44+ मिशन जो था बीजेपी का वो चूक सकता है। आपकी राय? विपक्ष में बैठने का तो मौका मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही मिल रहा है, जब से जो पहले प्रमुख विपक्षी दल का अब तक नहीं मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, जितने अभी तक वहां पे सर्वेक्षण आए हैं या जो भी एग्जिट पोल के भी रिजल्ट हैं, उसमें लड़ाई पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को लेकर है, और वो बीजेपी होगी या पीडीपी होगी, और तो कोई वहां पर रेस में है ही नहीं। अब इन दोनों दलों में क्या होगा ये बात सामने आ रही है, लेकिन जो वहां पर लोग नए हैं या हमारे जो मित्र वहां पर जिन्होंने कवरेज की है, उनका ये मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले नतीजों का मिल सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार वैली के अंदर, श्रीनगर के अंदर मोदी की रैली हुई और जिस प्रकार का प्रभाव उन्होंने छोड़ा है, उसका रिजल्ट अगर वैली में पहली बार अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई उम्मीदवार सीट निकालने में कामयाब होते हैं तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। चलिए दीनदयाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि आप झारखंड के पूरे मसले को देख रहे हैं, हम जरा इस पर, आप बीजेपी के 2 हमारे पास कैंडिडेट हैं, दोनों से एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं आप लोग? आपकी पार्टी क्या ऐसी स्थिति में होगी कि वो सरकार बना सके? जी जी जी, जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति? देखिए सर, जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आया है जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने जो बदलाव है वो मोदी जी के नेतृत्व में जी बहुत बड़ा विश्वास जताया है जी, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जी कि आने वाला कल जी झारखंड की तरह जी जम्मू कश्मीर में भी जी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। चल जी जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं एक तरफ झारखंड के लिए आप एग्जिट पोल में भरोसा कर रहे हैं और उसके लिए आप एग्जिट पोल में भरोसा नहीं कर रहे हैं। खैर, इस पर एक आपके ही सहयोगी जो है उनकी टिप्पणी एक छोटी सी ले लेते हैं, जगदीश जी की। जगदीश जी, जम्मू कश्मीर में कैसी स्थिति देख रहे हैं? गठबंधन की सरकार होगी, विपक्ष में बैठेंगे, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? जो जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था अब दिखाई दे रही है, चुनाव के दौरान जो दिखाई दी, अखबारों में, टेलीविजन में जो बातें दी, उससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का वहां पूर्ण बहुमत आएगा। पूर्ण बहुमत? हाँ, तो यहाँ पर आप एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं? और उसका मैं कारण बता देता हूँ आपका कि बीजेपी ने जो वैली में है, जहाँ की मुस्लिम बहुबल्य एरिया है, वहां भी मुसलमानों को टिकट दी है, और उसमें जहां उन्होंने रैली की मोदी साहब ने, तो जहां 2-2, 4-4, 5-5 हजार आदमी नहीं इकट्ठे होते थे, वहां 30-30, 20-20, 40-40 हजार आदमी इकट्ठे हुए। तो ये किस बात को दर्शाता है कि वहां के लोगों को दिलचस्पी है बीजेपी में, तो वहां वो लोग जीतेंगे। वैली में जब बीजेपी जीतेगी और जम्मू रीजन में और लद्दाख में जीत ही रही है, पीडीपी जो है, पीडीपी के साथ मुकाबला है, पीडीपी वैली में ले जा सकती है, जम्मू रीजन में नहीं ले जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? जम्मू प्लस लद्दाख प्लस
वैली, तीनों को मिला के बीजेपी को बहुमत मिला। चलिए ठीक है नीरज जी, आपकी पार्टी वहां पर भी थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है और इस बार वो मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही। काफी लंबे समय तक आप सत्ता में आपने रहे और उसके बाद सत्ता से अलग हुए और अब स्थिति आपकी काफी कमजोर वहां पर दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कारण बताइए बहुत संक्षिप्त। देखिए मिशन 44 तो बहुत दूर की बात है। 11 अपनी पार्टी का बताइए, बीजेपी को 11 सीटें थी पिछली बार बीजेपी की, तो 11 से कितनी अधिक हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। इसके बावजूद कि मोदी जी ने वहां बहुत समय दिया, बहुत मेहनत करी, लेकिन लोगों को अभी भी पता है कि सेक्युलर पॉलिसीज किसकी हैं, सेक्युलर आइडियाज किसके हैं, और लोग, मुझे पूरा विश्वास है वहां की जनता कांग्रेस को पूरे बहुमत के साथ फिर से लेकर के पूरी बहुमत आपको मिल रही है, आप ये कह रही हैं? जी चलिए तो ठीक है, अब ये 12 घंटे बाद इस पर भी हम चर्चा करेंगे और क्यों ऐसी स्थिति आपकी होती जा रही है कि लोग एग्जिट पोल के नतीजे आपको गंभीरता से नहीं, और आप कह रही हैं एग्जिट पोल पे आप यकीन नहीं रखती, लेकिन पिछले लगातार लोकसभा चुनाव हुए, 2 विधानसभा चुनाव हो गए, इन सब में एग्जिट पोल काफी हद तक सही साबित हुए। आलोक जी, बहुत संक्षेप में 2 सवाल मेरे, क्या कुछ स्थिति आपको दिखाई दे रही है? और दूसरा, 2 दिन के अंदर जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख खासतौर से बीजेपी के लिए, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के, आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और वैली की तमाम जगहों पे बीजेपी को इस वजह से फायदा हो सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे थे। क्या कुछ आपको लगता है, क्या सॉफ्ट हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? उसको लग रहा है कि शायद क्या गठबंधन हो सकता है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का? बिल्कुल विपुल, आपने सही पकड़ा कि वहां एक प्रतिद्वंदिता है पीडीपी और शुरू से रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और एक और बात बढ़ाऊं कि अगर कांग्रेस और विपक्ष के लोग अगर पार्लियामेंट में इस ढंग से पूरे मसले को, नरेंद्र मोदी के घेरने वाले मसले को नहीं उछालते तो संभव था, जो अभी आप सर्वेक्षण में पा रहे हैं 30 के आसपास, तो ये चमत्कार हो सकता था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बढ़ती। आपको मैं बताऊं कि पार्लियामेंट देखने के कारण मैंने देखा कि गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में मौजूद रहे और वहां नहीं गए क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि पार्लियामेंट के हंगामे के जरिए, धर्मांतरण के मसले के जरिए, कालाधन के मसले के जरिए वहां जमीन पे नहीं लड़ाई लड़ करके दिल्ली से ऐसी लड़ाई लड़ी जाए, ऐसा मैसेज दिया जाए कि जो ये रथ बढ़ता जा रहा था अचानक, उसे कहीं ना कहीं डेंट किया जाए, कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, कहीं ना कहीं रोका जाए। तो अगर ऐसा हुआ है तो एक बड़ी बात है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो हुई है भारतीय राजनीति के इतिहास में कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नए पैकेजिंग के साथ कबूल किया है। अब कितनी बड़ी तादाद में करते हैं वो देखने वाली बात है। अगर घाटी में, लद्दाख में, बाकी जगहों पे अगर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार भी उतार पाई है तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली सफलता है। और उससे बड़ी सफलता तब होगी जब, जैसा आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं या पीडीपी, दोनों मिलकर का विपक्षी बात से शुरू कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि सत्ता में पार्टनर बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। दीनदयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया झारखंड से हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पक्ष भारतीय जनता पार्टी का रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, लेकिन आपको ये बता दें कल सुबह 7 बजे से लगातार ये तमाम दावे तमाम पार्टियां यहां पर कर रही हैं, किसके दावे सही साबित होते हैं, सुबह 7 बजे से महा कवरेज जैन टीवी पे लगातार जारी रहेगी। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ रहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, सब लोग यहां पर मौजूद होंगे और हर सीट, हर बूथ की जानकारी, चाहे जम्मू कश्मीर हो या झारखंड, हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिएगा सुबह 7 बजे से कल लगातार। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे आज जो महागठबंधन बन रहा है और उसने जिस तरीके से सरकार को घेरा है, सड़क से लेकर संसद तक, क्या कुछ इसके मायने हैं। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और अब बात करेंगे आज के दूसरे एजेंडे, दूसरे मुद्दे की। जी हां, जनता परिवार नाम से एक परिवार सामने आया है। 6 दलों का महागठबंधन अब एक तरीके से एक सहमति बन रही है कि एक छत के नीचे आया जाए। जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य दर राज्य जीतती जा रही है। ऐसे में इस विजय रथ को रोकने के लिए एक नया गठबंधन बना है। कितना कामयाब होगा, क्या कुछ इसके मायने हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नेहा शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता। हमारे साथ जगदीश नेहरा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आलोक कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। और अब हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के नेता। मिथिलेश जी, शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं।
सवाल यही, क्या ऐसी मजबूरी, क्या ये माना जाए कि अस्तित्व को लेकर के इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब इस गठबंधन के सहारे जो है राजनीतिक पहचान, राजनीतिक साख बचाने की कोशिश हो रही है? और क्या माना जाए, आप क्या सभी लोग मिलकर के क्या एक चिन्ह के नीचे भी आ सकते हैं? विलय हो सकता है इन तमाम पार्टियों का? देखिए, ये कोई नई चीजें नहीं है जी जी जी। ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, एक ही कुनबे के लोग हैं और एक साथ। तो इस कुनबे से इतनी नाराजगी क्यों थी लालू जी के विरोध में? तो आपने पूरा बिहार में सरकार में आया आप, तो एकदम से इतनी नजदीकियां, और उस समय उनका समाजवाद कहाँ था और आज उनका समाजवाद कहाँ है? जब कोई भी इंसान अगर थोड़ी सी भी अपने आप को कमजोर महसूस करता है तो एक दूसरे का सहारा लेके चलना चाहता है। तो आज जो है कोई दूसरे जगह हम लोग सहारा के लिए नहीं गए, समाजवादी विचारधारा के लोग जितने भी हैं वो सभी लोग इकट्ठा होकर के आज जो है एक मंच पर आकर के अपनी एक छोटा सा सवाल करें सर आपसे, एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं बीच में काट करके। मुलायम सिंह यादव जो कि आपके समाजवाद के परिवार में हैं, वो कल्याण सिंह के साथ जा चुके हैं, कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में ला चुके हैं। आप जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं वो आप खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक एनडीए में रहे, केंद्र में भी और राज्य में भी आपकी सरकार रही। ये इसे समाजवाद कहेंगे या फिर इसे अवसरवाद कहेंगे? कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, अवसरवाद नहीं, समाजवादी विचारधारा जो है वो कहीं न कहीं खंडित हुई थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और खंडित तब हुई थी या खंडित अब हो रही है? नहीं, हुई थी। आज लोग बिखरे थे और जो जहां जिनको जैसे मिला था वो साथ लेकर के चले थे। आज जो है भारतीय जनता पार्टी भी अनेक राज्यों में देखी, छोटे छोटे नेशनलिस्ट पार्टी होने के बाद भी छोटे छोटे दल से ये आगे विस्तार, समाजवादी विचारधारा के साथ, यही समाजवादी विचारधारा के साथ आज भारतीय जनता पार्टी 60 सालों के बाद अपनी परचम लहराने का काम किया है। तो आज कहीं न कहीं हमें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हमें जो है एकजुट होना ही ज्यादा अच्छा होगा, एक साथ चलना ही अच्छा होगा और ये विचारधारा को लेकर के हम लोग आगे आए हैं। जी चलिए धर्माणी जी, ये जो अभी मिथिलेश जी बता रहे थे इनका जो घर वापसी कार्यक्रम है, इस पर क्या टिप्पणी है आप? नहीं, मुझे ये लगता है कि वही जो आपने भी बात कही, और ये अवसरवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं। जो समाजवाद की बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, इन्होंने इनके अलग अलग ग्रुप बनाकर जिस प्रकार समाज को, जैसे कहते हैं ना वो यादववाद, जाटवाद, ब्राह्मणवाद, उस कैटेगरी में जिस तरह से समाज को बांटा इनके नेताओं ने, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। अब मेरे को लगता है वो एक मंच पर आने के बाद जिस प्रकार ये अपने आप को लोगों के सामने दोबारा प्रस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग, मुझे लगता है कि अब अगर इनके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता होती तो कम से कम रामलीला मैदान में जरूर विरोध करते। जंतर मंतर जहां पर बाबू जो हैं वो लंच के लिए निकलते हैं, उस समय इतने बड़े नेता और मेरे को लगता है 6 पार्टियों के बड़े बड़े नेता सब वहां पे उपस्थित थे, फिर भी 3-4 हजार की गैदरिंग, क्या किस प्रकार का विरोध, किस प्रकार का समाजवाद? मुझे लगता है कि समाजवाद के नाम पर, लोहिया जी के नाम पर जिस प्रकार लोगों को ये आज तक भ्रमित करते रहे, अब जनता इनके पक्ष में आने को तैयार नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे जगदीश जी, आपकी पार्टी के खिलाफ जो पूरा एक तरीके से माहौल तैयार हो रहा है, इसे आप क्या खतरा मान रहे हैं, इसे मौका मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप संक्षेप में? जो ये इकट्ठे हुए हैं समाजवाद है, इनका तो इकट्ठा अपने मतलब से हैं। हम खतरा किस बात का? बीजेपी इनसे खतरा, जो इनके चुनाव हुए उनमें इन्होंने देख लिया कि बीजेपी वहाँ जहाँ भी ये चुनाव लड़े वहाँ बुरी तरह से हारे, और बीजेपी का आंकलन और टाइप का है, इनका तो अब मतलब का है। और बीजेपी का आगे देश को आगे ले जाने का, प्रगति करने का, तरक्की करने का, भ्रष्टाचार को मिटाने का और सारे देश को एक सशक्त देश बनाने का है। इनका तो अपने मतलब से इकट्ठे होने का है। जैसे धर्मानी जी ने कहा, यदि इनके साथ कोई ज्यादा होते तो ये वहाँ रामलीला मैदान में करते। और मैंने आज देखा कि मुलायम सिंह जी का यहाँ सरकार है, वहीं के लोग आए हुए थे और कहीं के लोग मेरे को वहां दिखाई नहीं दिए, जो सड़कों पे दिखाई दिए क्योंकि वो सरकार की वजह से आ गए, अदरवाइज मेरे ख्याल में तो वहां भी नहीं होना। नीरा जी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी भी स्थिति
आपकी पार्टी की स्थिति जो है वो भी अच्छी चल नहीं रही है, राज्य दर राज्य आपको हार मिल रही है। अब कल क्या होगा वो तो हम कल आपसे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आप क्यों नहीं आप इस गठबंधन का हिस्सा, आपकी पार्टी बन रही है, कम से कम और मजबूती मिलेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दों में साथ दिया है और आज इनका जो मुद्दा रहा वो ये कि ब्लैक मनी के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज उठाई। ये जो महागठबंधन था आज समाजवादी पार्टियों का, और साथ में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं ठीक से उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली कोई भी अगर ऐसा मुद्दा है जो कि जिससे कि जनता को लाभ नहीं पहुंचता, तो उसके साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी साथ में है। और मुझे लगता है इस तरह का जंतर मंतर पर जो एक प्लेटफॉर्म था, उससे कहीं ज्यादा जरूरी प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट होता है और उसमें समय समय पर जब भी ऐसे मुद्दे वहां पर डिबेट के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा डिबेट के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आपने ठीक कहा कि पार्लियामेंट जो है ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरे को लगता है आलोक जी ने बहुत ठीक कहा कि जे.एन.के की राजनीति जो है वो वहां से लड़ने की कोशिश की आपकी पार्टी ने। सुनिए, क्या हुआ, मेरी बात समझिए कि मैं यहाँ कहना क्या चाह रही हूँ कि जंतर मंतर में वहां साथ खड़े होना उसका मेरी समझ में कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कि जहां पर लोगों के बारे में कहीं कुछ निर्णय महत्वपूर्ण लिए जाते हैं या जहां बात अपनी उठाई जाना चाहिए, वहां पर मुद्दे को देखते हुए कांग्रेस ने हमेशा इनके साथ आगे कदम से कदम बढ़ाया है। और कई जगह, कई प्रदेशों में और सेंटर पर भी ये जो दल रहे हैं, इसमें कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन रहा है। तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई ऐसा मुद्दा हो जो जनहित में होगा, कांग्रेस हमेशा उनके साथ रहेगी। इस वजह से तो नहीं आप आ पाए क्योंकि आपको लग रहा है आप नेशनलिस्ट पार्टी हैं और ये ऐसे लीडर बनने का मौका मुलायम सिंह को मिला, आपकी पार्टी के किसी नेता को नहीं। अगर हो सकता है अगर कांग्रेस के नेता को किसी मौका मिला होता तो शायद आप आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अब वो वर्चस्व है कि कांग्रेस को ये एस्टैब्लिश नहीं करना है कि हम कैसी पार्टी है, कितनी पुरानी पार्टी है। कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी है। ये जो एक नया परिवर्तन हो रहा है राजनीति में, तमाम 6-7 दल मिल करके एक मुश्त जो है आ रहे हैं, किस तरीके से इस बदलाव को आप देख रहे हैं? ये बदलाव कुछ नहीं है विपुल, मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड में ये मुलायम सिंह यादव और लालू यादव को पारिवारिक रिश्ते में जाना था, तो उसको सियासी रिश्ते में ले जाकर के इन्होंने वो मतलब साधा है। नीतीश कुमार कैसे, मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ मैं कि आप देख लीजिए कि ये दोनों खुले तौर पे कहते रहे थे। लालू यादव से अगर पर्सनली पूछते इससे पहले तो कहते मुलायम सिंह ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। मुलायम सिंह यादव से पूछते तो आकंठ डूब के कहते थे कि नहीं, ये लालू यादव हैं जिन्होंने विरोध किया था, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया और बदले देवगौड़ा बन गए। तो इतनी व्यक्तिगत रंजिश थी दोनों की। अब जब सियासी गठजोड़ और पारिवारिक गठजोड़ में जा रहे थे तो एक जुमला चला गया और ये यहां पहुंचे। अब एक बात और मैं शर्तिया तौर पे कहता हूं विपुल कि ये इससे आगे मामला बढ़ना नहीं है, क्योंकि बिहार की भूमि में जहां आप जाएंगे जेडीयू और आरजेडी को एक करने के लिए, तो वहां एक नया कल्ट पैदा हो रहा है। कल ही पप्पू यादव वहां एक यादव महासभा के सम्मेलन में थे, और अगर लालू यादव ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो एक नया कल्ट डेवलप हो जाएगा। जो जातिवादी राजनीति जो धर्मानी जी कह रहे थे, उस जातिवादी राजनीति के तहत यादव रिवोल्ट कर जाएंगे और लालू यादव का साथ छोड़ देंगे। वहां जेडीयू और आरजेडी का विलय हो ही नहीं सकता, क्योंकि आलोक जी इसमें जिस आधार पे वहां बना है। नहीं आलोक जी, इसमें आपको एक और चीज नहीं लगती कि जिस प्रकार अभी पिछले दिनों धर्मांतरण को लेकर जो मामला चल रहा है, अब वो जिस प्रकार का मैं ये कहूं कि स्थितियां बनी है धर्मांतरण को लेकर, जिस प्रकार सत्ता दल एग्रेसिव हुआ है कि आइए हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं, तो इनको लगता है कि जितना भी आज तक तुष्टीकरण की नीति चली है, जिस प्रकार का वो चला, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आने वाली है, उसको लेकर ये भ्रमित करना चाह रहे हैं। एक बात और कह दूं धर्मानी, इसके बाद एक और जो बड़ी बात है इसमें ये है कि ये जो कह रहे हैं कुनबे, 6 कुनबे में अपने अपने इतने विशाल वृक्ष हो गए हैं सब। देवगौड़ा अपने आप विशाल वृक्ष हैं। जब घर टूटता है ना तो जुड़ना मुख्य तय करना बड़ा मुश्किल होता है। यही मुश्किलात इनके सामने आ रही है। मिथिलेश जी, कैसे संभालेंगे इतने बड़े कुनबे को? नेता निश्चित रूप से आगे चल करके दिक्कतें होने वाली हैं, कैसे संभालेंगे? 10 नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। देखिए, आपके नेता पीछे रह गए, मुलायम जी को आपने बड़ा नेता बना दिया। नहीं, परिस्थितियां बनती है उसके अनुरूप जो है व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। आज एक जमाना था, सुन लीजिए, शादी कर ली, धर्म की बात चल रही थी, अभी धर्म की बात चल रही थी, पारिवारिक रिश्ता उनका चल रहा है इस देश में। शरद यादव जी न क्रिश्चियन और नीतीश उस समय छुआछूत की लड़ाई यही लोग लड़ते थे। तो आज कहीं न कहीं देश में एक नई परिवर्तन आई है, एक नया सोच बना है। चलिए आज उस सोच के तहत जो है बहुत शुक्रिया नीतीश कुमार के लिए लालू यादव मरने वाले नहीं। बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका, जगदीश जी आपका, भूपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मिथिलेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद।
प्रजा आप जो एक बड़ा परिवार बनाए, जनता परिवार, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर इस जनता परिवार का भविष्य क्या होगा ये तो जनता ही तय करेगी। आने वाले वक्त में देखेंगे। घटना चक्र में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुबह 7 बजे से 23 दिसंबर सुबह 7 बजे से लगातार झारखंड और जम्मू कश्मीर की महा कवरेज जैन टीवी पे जारी रहेगी। आप सुबह 7 बजे से जुड़िए हमारे साथ। क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ सियासी आंकड़े बदल रहे हैं, एग्जिट पोल सही साबित होंगे या गलत, सुबह 7 बजे से लगातार। नमस्कार।